हेलो एवरीवन। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वो निर्णय पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए हैं सीपीसी से संबंधित। आज सीपीसी के निर्णय हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला निर्णय है सुधामयी पटनायक और अन्य बनाम विभू प्रसाद साहू एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान लॉ में इस निर्णय में है आदेश 1 नियम 10। सीपीसी का हमने आदेश 1 नियम 10 विस्तृत पढ़ाया है अपने नोट्स में, जो कि कहता है गलतवादी के नाम से वाद। अगर कोई वाद जो है गलतवादी के नाम से संस्थित हो गया है तो क्या क्या उपचार हैं, ये सब हम अपने जब हमने सीपीसी के ऑर्डर्स पढ़ाए थे उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि वादी चाहे तो नाम परिवर्तित करा सकता है, ये सब शक्तियां हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को देखना है कि निर्णय में कहा गया है क्या, प्रावधान क्या है। पहले तो प्रावधान समझें। प्रावधान ये है कि क्या वादीगण की इच्छा के विरुद्ध वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त संपत्ति के कुछ भाग के उत्तरवर्ती क्रेतागण को प्रतिवादीगण के आवेदन पर प्रतिवादी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न अराइज हुआ है कि जो उत्तरवर्ती क्रेता है उसको प्रतिवादी आवेदन कर रहा है कि इन उत्तरवर्ती क्रेता को प्रतिवादी बनाया जाए। तो इसमें क्या निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखें। निर्णय सार हम लोग देखें। निर्णय जैसा कि हमने बताया है, प्रावधान सिर्फ इसलिए है कि आप समझ सकें कि कौन सी धारा या कौन सा आदेश से संबंधित वाद है। तो ये वाद आदेश 1 नियम 10 से संबंधित है। निर्णय सार क्या कह रहा है, बिल्कुल क्लियर कट समझ ले मामले को। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त संपत्ति पर घोषणा स्थायी व्यादेश और उसके कब्जे की प्राप्ति के लिए है। कहने का मतलब है, अगर वादी चाहे तो स्थायी व्यादेश करना चाहे या कोई घोषणा चाहे या कब्जा प्राप्त करना चाहे तो वादग्रस्त संपत्ति पर ऐसा वाद ला सकता है। और इसी उपचार के साथ प्रतिवादीगण ने भी प्रतिदावा किया है। क्योंकि ये उपचार प्रतिवादी को भी प्राप्त है तो प्रतिवादी ने प्रतिदावा किया है इसी उपचार पाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, वाद लंबन के दौरान वादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति का कुछ भाग विक्रय कर दिया। प्रतिवादीगण ने उक्त विक्रय के उत्तरवर्ती क्रेता को पक्षकार बनाए जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अनुज्ञात किया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत वादी अपीलार्थी की अपील को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय ने भी उसकी पुष्टि कर दी। मैटर आप समझ पाए होंगे। हुआ क्या है एग्जैक्टली इस केस में। केस ये कह रहा है आपका कि जो वादीगण है उन्होंने केस के लंबन के दौरान ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी संपत्ति विक्रय कर दी, जिसको उत्तरवर्ती क्रेतागण कहा गया है। और प्रतिवादी ने क्या आवेदन किया है, प्रतिवादी चाहता है कि जो उत्तरवर्ती क्रेता है, प्रतिवादी चाहता है कि उत्तरवर्ती क्रेता को भी पक्षकार बनाया जाए। इसलिए उसने आवेदन दिया है आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत। और विचारण न्यायालय ने इनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। और जब इसकी अपील हुई तो अपील न्यायालय ने भी, जो उच्च न्यायालय में अपील हुई है, उच्च न्यायालय ने भी अपील की। इस जो विचारण न्यायालय था उसके फैसले को, उसके निर्णय को सही माना और उसके निर्णय की पुष्टि कर दी कि ठीक है, उत्तरवर्ती क्रेता को पक्षकार बनाया जा सकता है। अब देखें, अभी तक तो ये मैटर की समरी थी, एक तरह से मामले का एक समरी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है वो मेन दूसरे पॉइंट में समझें आप। उपर्युक्त के विचार में प्रतिवादीगण के आवेदन पर उत्तरवर्ती क्रेतागण पक्षकार नहीं बनाए जा सकते
और वो भी वादीगण की इच्छा के विरुद्ध। तदनुसार आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रतिवादीगण के आवेदन को अनुज्ञात करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश और उसका अनुमोदन करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त, अपील अनुज्ञात। हुआ क्या, वादीगण का जो मामला था, वादी जो था उसके प्रतिवादी ने उस पर मुकदमा किया और ये आवेदन किया न्यायालय में कि जो उत्तरवर्ती क्रेता है उसको भी पक्षकार बनाया जाए। विचारण न्यायालय ने उत्तरवर्ती क्रेता को भी पक्षकार बना दिया। यहाँ से वादी को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर वादी ने अपील की उच्च न्यायालय में, वहाँ भी वादी के खिलाफ मामला गया। उच्च न्यायालय ने भी जो विचारण न्यायालय था उसकी पुष्टि कर दी, कह दिया कि उत्तरवर्ती क्रेता को पक्षकार बनाया जा सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ी, जो वादी हैं उनको बड़ी राहत मिली। राहत ये मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि आप वादी की इच्छा के विरुद्ध किसी को भी पक्षकार कैसे बना सकते हो। इसलिए जो उत्तरवर्ती क्रेता है उसको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें वादी की इच्छा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विचारण न्यायालय और उसका अनुमोदन करने वाले उड़ीसा उच्च न्यायालय दोनों का आदेश निरस्त कर दिया और वादी की जो अपील थी उसको अनुज्ञात कर लिया। इस तरह से मामला ये डिसाइड कर दिया। जो क्या था निर्णय, सुधामयी पटनायक और अन्य बनाम विभू प्रसाद साहू EIR 2022 से ये केस कंप्लीट हो गया। हम लोग चले दूसरे केस पर। ECPC का दूसरा निर्णय है। क्या है निर्णय? कट्टुकांडी एडाथिल कृष्णन और एक अन्य बनाम कट्टुकांडी एडाथिल वाल्सन और अन्य EIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। हालांकि इस केस को हम एविडेंस एक्ट का जब हम केस पढ़ा रहे थे उसमें हमने पढ़ाया है, क्योंकि इसमें एविडेंस एक्ट की धारा 114 जो कि कहती है न्यायालय उपधारणा कर सकेगा से संबंधित है। इसमें एग्जैक्टली 2-3 मैटर उठे हैं। एक तो न्यायालय की उपधारणा के बारे में एक प्रश्न है। दूसरी चीज प्रावधान देखें इसमें CPC से संबंधित क्या प्रावधान है। CPC से संबंधित धारा 2 और उपधारा 2 जो कि डिक्री आज्ञप्ति से संबंधित है। हमने आपको पढ़ाई है, आज्ञप्ति की परिभाषा पढ़ाई है, कौन सी चीज़ें आज्ञप्ति है कौन सी नहीं, सब डिटेल पढ़ा चुके हैं हम CPC के नोट्स में। अब आप समझे 202 जो धारा 2 है उसकी उपधारा 2 कहती है धारा 2 और धारा 2 उसकी उपधारा 2 में ये बताया गया है, इसमें प्रावधान ये है प्रारंभिक आज्ञप्ति और अंतिम आज्ञप्ति में अंतर। पहले तो ये क्लियर किया है। दूसरी चीज यहाँ पर आदेश 20 की बात की है। आदेश 20 निर्णय और डिक्री से संबंधित आदेश है और आदेश 20 का नियम 18 ये कहता है संपत्ति के विभाजन के लिए या उनमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद में डिक्री, मतलब अगर कहीं संपत्ति का विभाजन हो रहा है या उसके किसी अंश पर कब्जा लेना है तो उसके लिए वाद में डिक्री किस प्रकार होगी, इस प्रकार के वादों में डिक्री किस प्रकार से होगी वो बताता है आदेश 20 नियम 18। इन्होंने बताया भी है, आदेश 20 नियम 18 बताया है विभाजन वाद में डिक्री प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित होने के बाद अंतिम आज्ञप्ति पारित किए जाने की समय सीमा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को 2 चीजें निर्धारित करना है इस केस में। पहली चीज है प्रथम डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर क्या होता है। दूसरी चीज है कि अगर विभाजन के बाद में प्रारंभिक आज्ञप्ति या प्रारंभिक डिक्री हो गई है तो उसके बाद अंतिम डिक्री के लिए कितना समय लगना चाहिए, क्या समय सीमा है, ये निर्धारित करना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा है। अब हम लोग देखें निर्णय सार को। जैसा कि हमने बताया है कि आपको सिर्फ प्रावधान से ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लगाना है। तो आपको अगर डिक्री के बारे में कुछ पूछा जाए, निर्णय के बारे में कुछ पूछा जाए या न्यायालय की उपधारणा कर सकेगा, करेगा, इन चीज़ों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो उन सब जगहों पर ये आप केस लॉ लिख सकते हैं।
निर्णय सार क्या है? पहला पॉइंट देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने निर्णय में। पहले पॉइंट में निर्णय में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यदि एक बार विचारण न्यायालय के द्वारा प्रारंभिक आज्ञप्ति, डिक्री या आज्ञप्ति एक बात है, आज्ञप्ति पारित कर दिया जाता है, तब न्यायालय को प्रेरणा से ही अंतिम आज्ञप्ति पारित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर देना चाहिए और सीपीसी के आदेश 20 नियम 18 के अंतर्गत कदम उठाने के लिए मामले को सूचीबद्ध कर देना चाहिए। इसके लिए अलग से अंतिम डिक्री के लिए कार्रवाई प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। तदनुसार देश भर के न्यायालयों को सामान्य निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जो विचारण न्यायालय है वो अगर प्रारंभिक डिक्री या आज्ञप्ति पारित कर देते हैं तब उनको बिना समय की बर्बादी किए, बिना विलंब किए, स्वप्रेरणा से ही अंतिम डिक्री पारित करने के लिए जो कार्रवाई है उसको प्रारंभ कर देना चाहिए, जैसा कि निर्देश दिया गया है, आपको बताया गया है आदेश 20 नियम 18 में। उसके हिसाब से आप सारे न्यायालय कदम उठाएं, उन मामलों को सूचीबद्ध करें और ये इंतज़ार ना करें कि अंतिम डिक्री के लिए अलग से कोई कार्रवाई हो, अलग से कोई आवेदन किया जाए, अलग से कोई आपसे मांग किया जाए, इस बात का इंतज़ार ना करें। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सारे न्यायालयों को सामान्य निर्देश जारी कर दिया कि आप लोग प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद बिना समय का बर्बाद किए, बिना समय को विलंबित किए अंतिम डिक्री पारित करने के लिए कदम उठाएं, ये निर्देशित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब चूंकि दूसरा पॉइंट हम बहुत, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को हम बहुत विस्तृत पढ़ा चुके हैं। एविडेंस एक्ट में पूरा डिटेल्ड स्टडी कराई है कि कब अवधारणा करेगा से संबंधित भी धारा भी पढ़ाई है हमने 114 एविडेंस एक्ट में, और दूसरा जो हमने केस लॉ पढ़ाया था एविडेंस में एक्ट में, ये दूसरा पॉइंट हमने वहाँ पर बहुत विस्तृत पढ़ाया है। चूँकि यहाँ पर भी आया है तो इस पर भी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया है, इसको समझ ले पॉइंट को। आप इतना ही लिख देंगे तब भी ये पर्याप्त है। अगर समय कम हो तो सिर्फ आप पहला पॉइंट लिख दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एविडेंस एक्ट में जब आप लिख रहे हो धारा 114 से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आप दूसरा पॉइंट लिख दें। बहुत कम पॉइंट भी आप लिखेंगे, 2-4 लाइनें भी आप लिखेंगे केस लॉ की, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आप याद रखिए कि कौन सा केस लॉ किस आदेश या किस धारा से संबंधित है, वो हम आपको प्रावधान में समझा देते हैं। दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में वादी अपीलार्थी के माता पिता वर्ष 1940 से लगातार एक पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और उनके वैवाहिक जीवन से वादी अपीलार्थी का जन्म वर्ष 1942 में हुआ और उसके बाद के अनेक दस्तावेज में उपलब्ध है जिसमें वादी के माता पिता का वादी का वही नाम उल्लिखित है। वहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि उक्त पुरुष और महिला एक पति पत्नी थे और उनसे उत्पन्न संतान उनकी वैध संतान है। तदनुसार वादी अपीलार्थी का विभाजनवाद स्वीकृत और प्रारंभिक आज्ञप्ति के बाद अंतिम आज्ञप्ति पारित किए जाने हेतु निर्देशित। समझ गए होंगे इस दूसरे पॉइंट को भी आप। इसमें हुआ यह है एग्जैक्टली, माता पिता जिनका विवाह, जो अपीलार्थी है उसके माता पिता का विवाह 1940 में हुआ था और वो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, और इनका अपीलार्थी इनका जन्म 1942 में हुआ, जो कि बहुत पुरानी बात है। तो जो गवाह हैं वो और सारे गवाह खत्म हो चुके हैं लगभग। तो हुआ ये है मामला कि प्रश्न ये उठा कि ये जो अपीलार्थी है ये अपने माता पिता की वैध संतान है या नहीं है, या संतान है भी या नहीं है। तो अपीलार्थी ने बहुत सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसमें ये क्लियर हो गया कि इनके माता पिता का वही नाम है जो हर जगह दस्तावेजों में लिखा हुआ है, जो इनके माता पिता जो जिनके बारे में विवाद चल रहा था उन्हीं का नाम इनके सारे दस्तावेजों में है। और चूंकि ये संपत्ति का विभाजन कराना चाह रहे थे तो और इनके जो चचा बाबा रहे होंगे उनने आपत्ति दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जब इनका विवाह, इनके माता पिता का विवाह हुआ उसके 2 साल बाद ये पैदा हुए और सारे दस्तावेजों में इनके माता पिता का वही नाम है जो जिस नाम से संबंधित विवाद चल रहा है। इसका मतलब ये अवधारणा कर सकता है, न्यायालय करेगा कि ये जो अपीलार्थी हैं ये अपने माता पिता की संतान है और इससे इन्हें क्या है, संपत्ति को विभाजित करने का पूरा अधिकार है
और जिस तरह से कि प्रारंभिक डिक्री इनके पक्ष में हुई है, इसी तरह से अंतिम डिक्री भी इनके पक्ष में की जाना चाहिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वादी अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय देते हुए मामले को कंप्लीट कर दिया। ठीक इस तरह से ये जो निर्णय दो था वो भी कंप्लीट हो गया। समझ गए होंगे आप। कहीं पर भी डिक्री की बात आए, प्रारंभिक डिक्री की बात आए, निर्णय की बात आए या निर्णय या आदेश भी सभी ने बताया था आपको कि या तो निर्णय की बात आए या डिक्री की बात, कहीं पर भी ऐसी बात आए या उदाहरण कर सकेगा, करेगा, इन सब से कोई संबंधित कोई प्रश्न आए तो इस केस लॉ को आप वहां पर लिखें। अब हम लोग आगे पेज पे चले। लास्ट में अपना हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9450770672। चूँकि एग्ज़ाम अब आपका बहुत करीब है, 15 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें अभी हम आगे आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और जजमेंट राइटिंग ये सब बताएंगे, और जो भी आंसर राइटिंग की स्किल्स हैं वो सब समझा देंगे, और कोई भी क्यूरी होगी वो आपकी हम दूर कर देंगे। हालांकि इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये लिखी हुई है, और उन लोगों के लिए ये रिफंडेबल फ़ीस है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। आप ज्वाइन होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हमने आपको चैनल दे दिया, अपना चैनल का नाम दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालिए, जिस पर आप डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरा यूपी PCSJ या यूपी HGS मेंस का सिलेबस पा जाएंगे। और डे वाइज पढ़ना चाहते हैं तो डे वाइज मिल जाएगा, वरना हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सब्जेक्ट वाइज भी मैटर आपको उपलब्ध करा दिया है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको मैटर मिल जाएगा। और केस लॉ जो हम पढ़ा रहे हैं इनको भी हम सब्जेक्ट वाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले आपको IPC करा दी, एविडेंस करा दिया, CRPC करा दी। तीनों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। सब्जेक्ट की भी बना रखी है, सब्जेक्ट की पहले बना रखी है। अब जो केस लॉ पढ़ा रहे हैं केस लॉ की भी बढ़ा दी है, क्योंकि 2018 से 2021 तक के केस लॉ हमने सेक्शंस में पढ़ाए हैं, जहाँ जहाँ धाराएं पढ़ाई हैं वहाँ पढ़ाए हैं। 2022 के केस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अब हम आपको एक साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होता है वो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बनता है पेपर। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन केसेस को समझें, सुप्रीम कोर्ट के लॉज को, और उनको पूरी तरह से फॉलो करें। कंप्लीट मैटर दे रहे हैं हम आपको मेंस का, कहीं पर भी नोट्स में कमी नहीं है, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। और हर वीडियो के साथ हमने ये हैंड रिटेन नोट्स की PDF लगा रखी है। आप PDF को डाउनलोड करके फिर भी वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% बात समझ में आएगी। और फिर भी कोई दुविधा हो, असुविधा हो, तो आप हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मगर आप सिलेक्शन लें, अपने सारी साथियों को ये मैटर सेंड करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे चले हम लोग। अब देखें हम लोग निर्णय नंबर 3। निर्णय नंबर 3 है क्या, पहले तो देखें। CS रामास्वामी बनाम VK सेंथिल, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है इसमें? प्रावधान एग्जैक्टली ये जो केस है आदेश 7 नियम 11 घ से संबंधित है। आदेश 7 और इसका नियम 11 कहता है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और घ में एग्जैक्टली है जहां वाद पत्र में कथन से ये प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, वहां पर वाद का नामंजूर किया जाना। कहने का मतलब है जो आदेश 7 नियम 11 घ है वो कहता है कि अगर वाद पत्र में कोई ऐसा कथन है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो वाद विधि द्वारा वर्जित है, तो उस वाद को क्या किया जाएगा? अस्वीकार कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखें हम लोग क्या कहलाता है, क्या के केस में क्या कहा गया है। विचार इसमें प्रावधान में देखें पहले हम लोग आदेश 7 नियम 11 घ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी अपीलार्थी के द्वारा आदेश 7 नियम 11 घ के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किए जाने की वैधता, जहां वादी प्रत्युत्तरदाता ने अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए नियत समय से 10 वर्ष बाद वाद संस्थित किया था। ये तो पहले आप समरी समझ गए कि हुआ क्या है। इसमें वादी ये चाह रहा है कि जो निष्पादन हुआ है विक्रय विलेख को उसको निरस्त कर दिया जाए,
और वो नियत समय से 10 वर्ष बाद ये वाद संसिद्ध किया है। तो देखना ये है इनको वाद निरस्त करने में सफलता मिली है कि नहीं मिली है। ये निर्णय सार पहले समझ लें, तब आप जाके पूरा मैटर को समझ पाएंगे। निर्णय सार समझे पहले आप। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जहां की सभी 5 विक्रय विलेख 12 से 30 सितंबर वर्ष 2005 के बीच निष्पादित किए गए थे और प्रत्युत्तरदाता वादी ने अपने द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करने हेतु वाद परिसीमा अवधि से 10 वर्ष के पश्चात अर्थात अप्रैल 2015 में संस्थित किया। इस आधार पर कि संव्यवहार में कपट का सहारा लिया गया था, किंतु ये स्थापित करने में विफल रहा कि उसे कपट का पता कब चला। वहाँ परिसीमा अवधि अपने संविधिक समय से चलेगा और अपीलार्थी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अवर न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपीलार्थी है उसने जो विक्रय विलेख है वो 12 सितंबर से 30 सितंबर तक 2005 में निष्पादित किए 5 विक्रय विलेख। और चूंकि वादी इसमें अपीलार्थी है और उसने कहा कि ये जो विक्रय विलेख है इनको निरस्त किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इनमें कपट अंतर्वलित है, इनमें कपट किया गया है। हालांकि वो ये साबित करने में असफल रहा है कि कपट किस तरह से हुआ या कपट का पता कब चला, उसको ये उसने नहीं बताया। फिर भी उसने चूंकि 10 साल के अंदर वो वाद प्रस्तुत कर दिया जो कि परिसीमा विधि के भीतर था। अतः विचारण न्यायालय को क्या चाहिए था, उसके जो आवेदन था इसको स्वीकार करना चाहिए था, मगर विचारण न्यायालय ने उसके जो आवेदन था विक्रय विलेख को निरस्त करने का उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये क्या हुए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए। अब दूसरा पॉइंट देखें। दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 2020 का एक केस बताया है। राघवेंद्र शरण सिंह बनाम प्रसन्ना सिंह, मृत हैं ये। 2020 सुप्रीम कोर्ट के मामले में स्थापित विधि के विचार में अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की, अतः आक्षेपित आदेश अपास्त और निरस्त किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तरदाता वादी के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तरदाता वादी के द्वारा प्रस्तुत वादों में 5 विक्रय विलेख जो है निरस्त करने के लिए 5 वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत निरस्त किया जाता है। सभी अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो वादी अपीलार्थी है वो 10 साल के अंदर जो है न्यायालय की शरण में आ गया था, तो विचारण न्यायालय को भी क्या करना चाहिए था, अगर कहीं कपट हुआ है तो उसे आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत उन विक्रय विलेखों को निरस्त कर देना चाहिए था उसके आवेदन पर, मगर उसने ऐसा ना करके त्रुटि कारित की और उसे राहत नहीं मिली। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलार्थी वादी की अपील को अनुज्ञात कर लिया और विचारण न्यायालय को कहा कि आपको पहले ही स्तर पर इनको मदद कर देना चाहिए थी। जो अगर कपट कारित हुआ है तो कपट से अगर कोई निष्पादन करा लिया गया है तो उसको आदेश 7 नियम 11 के अनुसार निरस्त किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया आपने, गलती की। और अपने सारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने से नीचे सारे न्यायालयों को निर्देश दिया कि अगर ऐसा मामला आता है तो आप पहले ही स्तर पर इनको निपटा दें। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की इसमें नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले ही दिशा निर्देश कर चुके हैं राघवेंद्र शरण सिंह बनाम प्रसन्ना सिंह के मामले में कि जो भी विचारण न्यायालय हैं, अवर न्यायालय हैं, और उनको लगता है कि कोई
ऐसी बात है जिसके कारण विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना चाहिए, तो आपको निरस्त कर देना चाहिए था। अगर आपने निरस्त नहीं किया तो इसका मतलब आपने त्रुटि की, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है। इसलिए हम आपके निर्णय को निरस्त करते हैं और इन वादी अपीलार्थी की जो विक्रय विलेख को निरस्त करने की आवेदन है उसको स्वीकार करते हैं और विक्रय विलेख निरस्त किए जाते हैं। आगे चले हम लोग, ये केस यहीं पर कंप्लीट हो गया। निर्णय नंबर 4 है जो कि आज के लेक्चर का हम लोगों का आखिरी निर्णय है। निर्णय देखें पहले। नंदा दुलाल प्रधान बनाम दिवाकर प्रधान AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये निर्णय जो है आदेश 9 नियम 13, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आदेश 9 नियम 13, क्योंकि ये इस केस में भी हम केस नंबर 4 में भी, निर्णय नंबर 4 में भी पढ़ा रहे हैं आपको। आगे चल के निर्णय जो 5 पढ़ाएंगे उसमें भी हम आदेश 9 नियम 13 की बात करेंगे। पहले समझ लें आदेश 9 नियम 13 क्या है। हालांकि हम ये बहुत डिटेल आपको बता चुके हैं, आदेश 9 नियम 13 के बारे में बहुत डिटेल स्टडी कराई थी हमने आपको। आदेश 9 नियम 13 कहता है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना। कहने का मतलब है अगर एक पक्षीय कोई डिक्री हो गई है प्रतिवादी के विरुद्ध तो प्रतिवादी क्या कर सकता है, उसको अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है उसी न्यायालय में जिसने डिक्री पारित की है, या फिर उससे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है उस डिक्री को अपास्त करने के लिए, उस डिक्री को खत्म करने। अपास्त मीन्स खत्म करना। हुआ क्या है एग्जैक्टली समझें। आदेश, चूंकि प्रावधान तो आप समझ गए, आदेश 9 नियम 13। प्रश्न क्या उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या वादी के पक्ष में पारित एक पक्षीय आदेश को इस आधार पर निरस्त करने से इनकार किया जा सकता है कि प्रतिवादी ने ना तो लिखित कथन प्रस्तुत किया और ना ही सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित होकर उसमें भाग लिया। समझ गए होंगे आप कि अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है या फिर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है तो क्या एक पक्षीय डिक्री को जो पारित हो गई है सिर्फ इस आधार पर उस डिक्री को आप अपास्त नहीं करेंगे। क्या ये सही है या नहीं है, इस बात का निरीक्षण किया है सुप्रीम कोर्ट ने और निर्णय दिया है। निर्णय सार को देखें तब आप पूरी बात समझ जाएंगे। निर्णय सार क्या कहता है। पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जहाँ की अपीलार्थी क्या है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 है, जहाँ की अपीलार्थी न्यायालय की अनुमति जो कि आदेश 1 नियम 10 के अनुसार मिली है इनको। अभी हमने बताया था आदेश 1 नियम 10 गलतवादी के नाम से वाद से संबंधित होता है। आदेश 1 नियम 10 न्यायालय की अनुमति से प्रत्युत्तरदाता वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाए गए थे, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक अपीलार्थी ने ना तो लिखित कथन प्रस्तुत किया और ना ही आगे नियत तिथियों पर सुनवाई में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में एक पक्षीय आदेश दिनांक 31/8/2004 को पारित किया और अपीलार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन को भी निरस्त कर दिया। इतनी बात पहले समझ लीजिए। हुआ क्या है, जो अपीलार्थी है यहाँ पर ये प्रतिवादी यही संख्या 2 और 3 है, इनके विरुद्ध क्या हुआ है, एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई है, क्योंकि ये विचारण न्यायालय के समक्ष जो तिथि ने दी गई थी उस पर उपस्थित नहीं हुए थे, ना ही ये लिखित कथन प्रस्तुत कर पाए थे। इस आधार पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई और जब इन्होंने आवेदन किया एक पक्षीय डिक्री पारित को एक डिक्री पारित हुई थी उसको अपास्त करने के लिए आवेदन किया, उस आवेदन को भी विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया, नहीं माना इन्होंने। ठीक, विचारण न्यायालय ने फिर ये चूंकि विचारण न्यायालय ने इसको नहीं माना तो ये अपील किए। अपील में जो उच्च न्यायालय है, अब उच्च न्यायालय में अपील हुई, उच्च न्यायालय ने जो मैटर कहा वो ये कहा कि उच्च न्यायालय का मैटर यहीं से यहाँ तक है, थोड़ा सा निरस्त कर दिया। इसके बाद है अपीलार्थी वादी संख्या, ये यहाँ से उच्च न्यायालय का निर्णय है थोड़ा सा। अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया था, वाद का बचाव नहीं किया था और वाद को पुनः खोलना निरर्थक है। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। उच्च न्यायालय ने अपील में पारित किया इस आदेश को। क्या हुआ एग्जैक्टली, विचारण न्यायालय में जब इन्होंने एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन किया वो निरस्त हो गया।
अपील की। अपील में उच्च न्यायालय ने कह दिया कि जब आपको मौका मिला था तो आपने ना तो लिखित कथन प्रस्तुत किया, ना अपने बचाव में कुछ मामला प्रस्तुत किया, ना आप तारीखें जो दी गई थी उस पर उपस्थित हुए। इसलिए उच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि आपका जो एक पक्षीय डिक्री है उसको अपास्त करना मुनासिब नहीं है और जो एक पक्षीय डिक्री है वो कायम रहेगी। और ये भी आगे कहा, वहाँ अपीलार्थी के प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय ने ठीक ही अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए एक पक्षीय आदेश निरस्त किया था और विचारणा न्यायालय को निर्देश दिया कि विचारणा न्यायालय वाद को पुनर्स्थापित करे और पक्षों को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देकर वाद का निस्तारण करें, तदनुसार आदेशित। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए आप। पहली बात तो इन्होंने क्या किया, जो प्रतिवादीगण थे, प्रतिवादी संख्या 2 और 3, क्योंकि इनके विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हुई तो इन्होंने पहले तो डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन किया। फिर ये चूंकि आवेदन के बाद आप प्रथम अपील करते हैं, प्रथम अपील जो हुई थी उस प्रथम अपील वाले न्यायालय ने इन प्रतिवादीगण के जो था सपोर्ट में, इनके हित में निर्णय दिया था। प्रथम अपील न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इनकी जो एक पक्षीय डिक्री है उसको अपास्त किया जाए, खत्म किया जाए और इनको मौका दिया जाए, विचारण का मौका दिया जाए। क्योंकि उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील हुई तो उसने जो अपनी प्रथम अपील थी उसको निरस्त कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो प्रथम अपील वाला न्यायालय था उसकी बात ठीक थी, इनको विचारण का मौका मिलना चाहिए था, इनकी बात को सुना जाना चाहिए था कि आखिर ये क्यों उपस्थित नहीं हुए, आखिर इन्होंने लिखित कथन क्यों दाखिल नहीं किया। अगर, और यही कहता भी है आदेश 9 नियम 13 कि अगर पर्याप्त हेतु दर्शित हो रहे हैं कि पर्याप्त कारणों से कोई व्यक्ति जो प्रतिपक्ष है वो उपस्थित नहीं हो पाया है, अगर वो कारण बता रहा है और कारण सही लग रहे हैं तो एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए। वैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 जो अपीलार्थी हैं उनके हित में फैसला दिया और कहा कि जो प्रथम अपील का न्यायालय था उसका निर्णय ठीक था, उसको हम पुनर्स्थापित करते हैं और पक्षों को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देना चाहिए, देकर वाद का निस्तारण करें। कहने का मतलब है विचारण न्यायालय को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्या करिए, जो ये प्रत्युत्तरदाता 2 और 3 है, प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 है, ये प्रत्युत्तरदाता हैं, इनको आप मौका दीजिए, इनसे साक्ष्य मांगिए, इनकी सुनवाई का अवसर दीजिए और फिर मामले को निस्तारित करिए। इस तरह से एक पक्षीय डिक्री पारित करके आप बच नहीं सकते, तदनुसार आदेशित। अब मामले को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। संक्षेप में मामला सिर्फ इतना है कि एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई है। एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप आवेदन करते हैं या तो आप अपील करते हैं। जो बेचारे अपीलार्थी हैं, इन प्रतिवादी संख्या 2 और 3, इन्होंने पहले आवेदन किया था, वो अस्वीकार कर दिया गया। प्रथम अपील की, प्रथम अपील इनके हित में हुई मगर द्वितीय अपील में इनके विरुद्ध हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रथम अपील थी उसको सही माना, उसको पुनर्स्थापित कर दिया। द्वितीय अपील जो उच्च न्यायालय द्वारा का आदेश था उसको निरस्त कर दिया और इनको एक कहा कि एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जाए और इनको साक्ष्यों के आधार पर सुना जाए, इनको मौका दिया जाए। यही सही निर्णय था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नंदा दुलाल बनाम दिवाकर प्रधान AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट में। ये मैटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। पहले भी हम बता चुके हैं, कंप्लीट मैटर है, कंप्लीट केस लॉज हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, इनमें आपको कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही, कोई भी क्यूरी है, आप हमने इसीलिए अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी दे दिया है। हालांकि फ़ीस भी लिख दी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये 500 रुपया, और नंबर दे दिया 9450770672। आपको कोई असुविधा हो, फीस की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो रही है आप हमसे बात करें, कम्युनिकेट करें। सिलेक्शन ज़रूर लें, अपने सारे साथियों को इस मैटर को ज़रूर सेंड कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और सबसे मेन बात, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, आजकल आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। और बेहतर तरीका ये है, इस मैटर को एक बार समझने के बाद वीडियो आप चलने दिया करिए। चलने से ये होगा, आपके बाद दिमाग में बैठ जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको हमारी आवाज़ सुनाई देगी, हमारा मैटर आपको स्ट्राइक करेगा और आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। थैंक यू।
for seeing this, watching this.